Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT 362. The course book is Operations Management, 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. In the last lecture, we were on chapter 6S, which is Statistical Process Control, SPC. Let's review the outline of this overall chapter. क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं, क्या चीज़ें पढ़नी रह गई हैं. हमने ये देखा है कि जी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है. स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल ने आपको एक सिग्नल देना होता है कि जी कब प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और प्रोसेस को अब आपने कंट्रोल में लाना है. इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि जी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है. जितनी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की थ्योरी है वो बेस इसी सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे करती है और इसके दो टेनेंट्स हैं कि जी जब आप सैंपल लेते हो तो उसका मीन पॉपुलेशन की मीन के बराबर होता है और सैंपल की जो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द सैम्पल साइज. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि जी वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स पे किस किस तरीके के कंट्रोल चार्ट्स बन सकते हैं. हमने दो कंट्रोल चार्ट्स अभी तक वेरिएबल्स के लिए बनाए हैं, जो एक्स बार चार्ट और आर चार्ट जिनको कहा जाता है. एक चार्ट आपको प्रोसेस का मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दूसरा चार्ट आपको प्रोसेस की डिस्पर्शन या उसके फैलाव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. हमने ये भी देखा कि इन दोनों चार्ट्स को हम किसी भी प्रोसेस के लिए एक साथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों अलग-अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और ये दोनों इन्फॉर्मेशन किसी प्रोसेस की को मॉनिटर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो इसलिए हम ये दोनों चार्ट्स एक साथ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर. वेरिएबल्स के अंदर हमने जब ये दो चार्ट्स देख लिए, एक्स बार चार्ट एंड आर, फिर हमने देखा कि जी एट्रीब्यूट्स के लिए कौन कौन से कंट्रोल चार्ट्स हम बना सकते हैं. अभी तक हमने दो कंट्रोल चार्ट्स पढ़े हैं जिनमें से एक हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, दूसरा हम आज शुरू करेंगे. एक था पी चार्ट और दूसरा था सी चार्ट. इसके अंदर परसेंटेज डिफेक्टिव की बात हो रही है पी चार्ट के अंदर. सी चार्ट के अंदर हम काउंट्स ऑफ डिफेक्टिव्स देखेंगे कि जी डिफेक्टिव पार्ट्स या डिफेक्टिव सर्विसेज या डिफेक्टिव ऑपरेशंस कितने हुए. आगे इस चैप्टर के अंदर कुछ हम देखेंगे कि जी कंट्रोल चार्ट कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं. कुछ मैनेजेरियल इश्यूज आते हैं कंट्रोल चार्ट के अंदर, वो हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं. और इसके अलावा हमने आज जो हमारा टॉप लेक्चर है इसके अंदर ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं. दो इंडेक्सेस हैं, एक है प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशो और दूसरा प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स. हम ये देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं और इनमें क्या डिफरेंस है. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, एक ज़रा कम इंफॉर्मेशन देता है, दूसरा वाला ज़रा ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. हम देखेंगे किस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जी ऑपरेटिंग कर्व्स क्या हैं और एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी क्या है. ये जो आपका टॉपिक है इट इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर 6S और आपको मैंने जिस तरह पहले बताया है कि 6S इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 6 के अंदर सारी थ्योरी बताई गई है कि जी आपने क्या क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी मैनेज करनी है तो कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर एक टेक्निक जो थी वो SPC भी थी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और फिर हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इधर से 6S के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट के जी अब एक तो हमने कंट्रोल चार्ट एट्रीब्यूट के लिए बनाना सीख लिया जिसको हम पी चार्ट कहते हैं. नाउ स्टार्ट विद अ सी चार्ट. सी चार्ट किस तरह बनाया जाता है, जिस तरह हर कंट्रोल चार्ट को बनाने के लिए कंट्रोल लिमिट्स का होना ज़रूरी है तो इसके लिए भी एक अपर कंट्रोल लिमिट है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट है और वो इन दो फार्मूला से
बनाई जा सकती हैं। इसके अंदर ये 3 क्या है, 3 वही बात है जो पहले हमने z की वैल्यू ली थी कि जी z आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, तो ये वैल्यू आपको 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऊपर, 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस नीचे, मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। ठीक है, इसके अंदर सी बार की ही ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ दी मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन दी सैंपल। ठीक है, आप देखो इसके अंदर पिछले पुराने फार्मूलाज की तरह हमें पहले तो हमें पी चार्ट के अंदर हमें क्या चाहिए होता था, पी बार चाहिए होता था और स्टैंडर्ड डेविएशन पी कैप चाहिए होता था, और वो भी डिपेंड कर रहा होता था पी बार पे। मगर इसके अंदर हमें सिर्फ सी बार चाहिए और उसी से ही हम कंट्रोल चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। इसके अंदर व्हाट इज सी बार, इट इज़ द मीन नंबर डिफेक्टिव इन दी सैंपल। व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अब सी चार्ट जो हमने पी चार्ट बनाया था उसके अंदर हम देखते थे परसेंटेज डिफेक्टिव, और ये जो पी बार थी दैट वाज द मीन परसेंटेज डिफेक्टिव, यानी कि आपका जो काम था सारों के लिए स्टैंडर्ड था और सारों को हम उस काम पे मेजर करते थे कि इसने कितना परसेंटेज एरर किया, इसने कितना परसेंटेज एरर किया। अब सी चार्ट हम उस जगह पे यूज करते हैं कि जी वहाँ स्पेस या टाइम कांस्टेंट हो, या स्पेस और टाइम जो है वो ओवरऑल उसको कांस्टेंट रखा जाए और उसमें देखा जाए कि कितने एरर्स हुए। ठीक है, अब देखिए हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं तो इससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। रेड टॉप कैब कंपनी रिसीव्स सेवरल कंप्लेंट्स per day about the behavior of the drivers over a 9-day period। अब इसके अंदर देखें ये जो है एक टाइम की विंडो बता दी है। डेज आर दी यूनिट ऑफ मेजर। द ओनर रिसीव्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉल्स फ्रॉम द आइरेट या नाराज पैसेंजर्स। पहले दिन उन्होंने 3 कंप्लेंट्स आई, दूसरे दिन कोई नहीं आई, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 9, पांचवें दिन 6, छठे दिन 7, सातवें दिन 4, आठवें दिन 9 और 9वें दिन 8 कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखें कि जो दिन है वो एक यूनिट ऑफ मेजर किया जा रहा है और आपके पास 9 दिन का डाटा दिया हुआ है। अगर आपके सी चार्ट अगर आप देखो तो उसके अंदर सी बार की जरूरत होती है। सी बार इज द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, इन सारों को जब हम ऐड करेंगे, इन सारी 3 + 4 + इन टोटल ऑफ दिस आप देखें इस इज इन अ टोटल ऑफ 54 कंप्लेंट्स, तो 54 को जब हम डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आपके पास एक सी बार की वैल्यू आ जाएगी विच विल गिव यू एन एवरेज नंबर। 9 डेज के अंदर जो डाटा था वो ले लिया, एक एक दिन के अंदर कितना डाटा था वो इस तरीके से नजर आ जाएगा। सी बार उसी तरीके से 54 कंप्लेंट्स डिवाइडेड बाय 9 डेज, यू हैव एन एवरेज वैल्यू विच इज 6 कंप्लेंट्स पर डे। 6 कंप्लेंट्स पर डे इसकी जो वैल्यू है वो मीन वैल्यू हो जाएगी कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट का एक मीन सेंट्रल वैल्यू होती है और एक अपर कंट्रोल लिमिट और एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है ना, तो इसके अंदर सी बार विल बी द मीन और बाकी सारे जो डेटाज हैं, पहले दिन 3 मिली, दूसरे दिन 0 मिली, तीसरे दिन इसी तरीके से 8 मिली, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपर कंट्रोल लिमिट इसकी ये है, लोअर कंट्रोल लिमिट इसकी अगर नेगेटिव में जा रही हो तो फिर उसको 0 कर देते हैं। क्यों 0 कर देते हैं? उसी तरह से या तो डिफेक्ट होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव डिफेक्ट नहीं होता। पी चार्ट के अंदर भी यही था कि या तो डिफेक्ट होगा तो परसेंटेज डिफेक्ट निकलेगा, अगर डिफेक्ट नहीं होगा तो वो 0 कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी हम पॉजिटिव और 0 के दरमियान में रहते हैं। एक मीन वैल्यू होती है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। अगर लोअर कंट्रोल लिमिट नेगेटिव में जा रही हो इस फॉर्मूला यूज करते हुए तो फिर हम उसको 0 कर देते हैं। अपर कंट्रोल हमेशा हमें पॉजिटिव में ही मिलती है। ठीक है, अब इससे
हमने देख लिया अभी तक जितने भी कंट्रोल चार्ट बना लिए, हमने देख लिया कि जी किस चीज़ के लिए हमने कौन सा वाला कंट्रोल चार्ट बनाना है। लेट मी गिव यू कि जी हमने दो तरह की, फिर से मैं आपको इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का कंट्रोल चार्ट किस तरह की सिचुएशन के अंदर बनाना है। हमने दो तरह के डाटा टाइप्स देखे, वेरिएबल्स देखे, एट्रीब्यूट्स देखे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में हमने पी चार्ट बना लिए, हमने सी चार्ट बना लिए। ठीक है, एक परसेंटेज डिफेक्ट बता रहा है, एक काउंट्स ऑफ डिफेक्ट्स बता रहा है। वेरिएबल में हमने दो सिचुएशन देखी, जब हमारे पास मशीन का या प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है तो तब हम एक्स बार चार्ट बना सकते हैं वन सेट ऑफ फार्मूला से। अगर हमारे पास प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद नहीं है तो हम उससे एक्स बार चार्ट एक और सेट ऑफ फार्मूला से बनाते हैं। हमने एक्स बार चार्ट बनाए हैं वेरिएबल्स के लिए, ये दोनों जो है ये एक्स बार चार्ट की सिचुएशन है, और हमने वेरिएबल्स के लिए आर चार्ट भी बनाए हुए हैं। तो अभी तक हमने एक्स बार चार्ट, आर चार्ट्स वेरिएबल के लिए बनाए हैं, और हमने एट्रीब्यूट्स के लिए पी चार्ट्स एंड सी चार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट के क्या इश्यूज हैं कंट्रोल चार्ट के साथ? कंट्रोल चार्ट्स के तीन इश्यूज हैं जो हर मैनेजर को लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हो यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, उसके लिए आपको कंट्रोल चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। कंट्रोल चार्ट्स बनाने तो हमने सीख लिए, मगर कुछ सेट ऑफ डिसीजंस हैं जो आपको एडिशनली लेने पड़ेंगे। वो ये है कि जी किस पॉइंट पे हम एसपीसी लगाएं। अब जाहिर बात है सारी फैक्ट्री के आउटपुट पे या तो आप लगा दो, या तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ हम एसपीसी को इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो पहला प्रोसेस है कि यू हैव टू सेलेक्ट द पॉइंट्स इन द प्रोसेसेस दैट नीड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अब आपको इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ सकती हैं। वो स्ट्रेटजीज ये हो सकती हैं कि जौन से इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। आगे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट आपको क्या बताती है? आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बॉटलनेक्स क्या हैं। बॉटलनेक्स पे हम लगा सकते हैं कि जी ऐसी जगहों पे लगाएं जहां एक ऐसी आप एक्टिविटी कर रहे हो जो सारी कंपनी की एक्टिविटी पे अफेक्ट करती है। तो हमें ये एज अ मैनेजर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ एसपीसी लगाएं, किस प्रोसेस की आउटपुट पे लगाएं, किस प्रोसेस की इनपुट पे लगाएं, क्या फैक्ट्री की आउटपुट पे लगाएं या फैक्ट्री की इनपुट पे लगाएं। सप्लायर्स को अगर चेक करना है, सप्लायर्स का रॉ मटेरियल चेक करना है, तो आपको सप्लायर और आपकी जो कंपनी है उसके इंटरेक्शन पे एसपीसी लगाना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और उसमें कंट्रोल चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहला डिसीजन आता है कि जी एसपीसी या कंट्रोल चार्ट्स हम कहाँ इंप्लीमेंट करें। दूसरा आपने जो डिसीजन लेना है कि डिटरमिन द अप्रोप्रिएट चार्टिंग स्ट्रेटेजी। अब वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बहुत पूरे लेक्चर के अंदर, पूरे इस चैप्टर के अंदर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि डाटा पे देखो, डाटा अगर वेरिएबल टाइप का है या एट्रीब्यूट टाइप का है, किस तरह का आपके पास डाटा आ रहा है। अगर वेरिएबल टाइप का है तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास एट्रीब्यूट टाइप का है तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि जी टाइप ऑफ डाटा कैसा है, उसके हिसाब से आपने कंट्रोल चार्ट्स सेलेक्ट करने हैं और बनाने हैं। हर तरह का कंट्रोल चार्ट एक ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन देता है, और उस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ करके यू हैव टू सेट क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी कंट्रोल लिमिट से ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है तो क्या करना है। तो ये सारी की सारे इश्यूज आ जाते हैं, मैनेजेरियल इश्यूज, जब हम कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वही बात पूरे चैप्टर की जो समरी है कि जी अगर आपके पास वेरिएबल डाटा टाइप हो तो आपने एक्स बार चार्ट इस्तेमाल करना है, आर चार्ट इस्तेमाल करना है। ऑब्जर्वेशंस आर इन वेरिएबल, यू हैव टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ 20 to 25 सैंपल्स ऑफ
कांस्टेंट सैंपल साइज के जी 4 का 25 दफ़ा 26 दफ़ा 20 दफ़ा आप सैंपल लोगे, उसके बाद आप एक कंट्रोल चार्ट प्लॉट कर सकते हो। और ये सैंपल स्टेबल प्रोसेस स्टेट के अंदर लेना है कि जी प्रोसेस अपनी स्टेबल स्टेट में चल रहा है, उससे आप 20-25 दफ़ा सैंपल लो 4 या 5 के, फिर उसके बाद आप कंट्रोल चार्ट प्लॉट करना शुरू कर दो और फिर उसके बाद आप अपने प्रोसेस को यूजिंग कंट्रोल चार्ट ट्रैक कर सकते हो। मगर हमेशा सैंपल साइज एक जितना ही होना चाहिए। अगर आप 4 का ले रहे हो तो अगली दफ़ा भी 4 का लो, 5 का ले रहे हो फिर भी 5 का लो, ठीक है। तो सैंपल साइज इक्वल रखना है, मगर इंटरवल आप रख लें कि जी हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद मैंने 4 का या 5 का सैंपल लेना है। अब हमने देखा कि डाटा टाइप आपके पास एट्रीब्यूट हो तो आप पी चार्ट यूज़ करेंगे। पी चार्ट एट्रीब्यूट टाइप ऑफ डाटा कौन सा है? जैसे आपके पास 2 आउटकम्स हों, 2 आउटकम्स क्या हैं? आउटकम्स either defective or non-defective, either accept पास और फेल, आइदर फंक्शनल और ब्रोकन, ये सारी आपके पास 2 आउटकम हैं। 2 आउटकम होंगी, आपने इसके अंदर परसेंटेज डिफेक्टिव देखना है। हमेशा पी चार्ट परसेंटेज डिफेक्टिव को प्लॉट करता है, परसेंटेज नॉन डिफेक्टिव को नहीं प्लॉट करता, इसलिए पी चार्ट आप सिर्फ डिफेक्टिव नंबर्स को देखना चाह रहे हो, उन लिमिट्स के अंदर है कि नहीं। इसकी लोअर कंट्रोल लिमिट हमेशा 0 होगी, इसकी अपर कंट्रोल लिमिट पॉजिटिव में हो सकती है। क्यों? क्योंकि या तो डिफेक्ट होगा या तो डिफेक्ट नहीं होगा। There are several samples of with many observation in each. For example 20 samples आपने लेने हैं n observations के। अब इसके अंदर वही बात है कि जो आप काम कर रहे हो it is constant। सैंपल आप जितने भी लो, आपने पूरी कंपनी का सैंपल लेना है आप ज़रूर लो, मगर जो सैंपल का साइज़ है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो इसलिए वो सैंपल कांस्टेंट, सैंपल का साइज़ कांस्टेंट रखा जाएगा। इसी तरह सी चार्ट हम देख सकते हैं। सी चार्ट्स एट्रीब्यूट्स पे इम्प्लीमेंट होता है और ये डिफेक्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट किया जाता है। यूनिट ऑफ आउटपुट आपकी टाइम भी हो सकती है, आपकी कोई स्पेस भी हो सकती है कि मीटर स्क्वायर के अंदर कितने, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े के अंदर कितने डिफेक्ट्स थे, 2 डिफेक्ट थे, 3 डिफेक्ट थे। 1 मीटर स्क्वायर लकड़ी के अंदर कितने डिफेक्ट्स थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे। तो ये या तो टाइम या तो एरिया या तो स्पेस उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। पहले तो हमने सैंपल का साइज कांस्टेंट रखा था ना, सारों ने एक जितना काम किया और उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ काम उन्होंने गलत किया। इसके अंदर आपके पास जो कांस्टेंट चीज़ है या जो इक्वल चीज़ है वो या तो स्पेस या तो टाइम है, ठीक है। टाइम एक विंडो का होगा या तो स्पेस in volume or in area वो होगी। We deal with the number of counts which is small parts of the possible occurrences। अब इसके अंदर नॉर्मली ये होता है कि इसके अंदर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और आपकी स्लाइड के अंदर भी दिया हुआ था। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तभी यूज़ की जाती है कि आउटकम में अगर अकरेंस ऑफ सक्सेस, ये जो अकरेंस ऑफ, अब सक्सेस क्या है कि जी फाइंडिंग अ डिफेक्ट। अब आउटकम के अंदर किसी भी यूनिट वॉल्यूम या यूनिट टाइम या यूनिट स्पेस के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्ट और द सक्सेस ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्ट रिलेटिवली कम होती है, तो तभी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। ऑल्दो ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ बताया हुआ है, सी चार्ट के केस के अंदर पॉइसन का नाम यूज किया हुआ है मगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। इसी तरह जो पी चार्ट है उसके अंदर बायनोमियल की बात की हुई है मगर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। आई वुड सजेस्ट कि जी इन चीज़ों के आपको जो आंसर्स हैं, I would very much to discuss them with you here, but then we will be diverting from the main problem कि जी कंट्रोल चार्ट्स किस तरह बनाने हैं। This is a topic of business statistics और आप लोगों ने, बहुत सारों ने business statistics का कोर्स लिया होगा और उसके अंदर बताया जाता है कि जी पॉइसन कब यूज़ करते हैं, बायनोमियल कब यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कब कर सकते हैं। आपने देखा है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर अभी तक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूज़ कर
कर रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस मैथ्स के अंदर ज़रूर पढ़ाया होगा कि जी ये ऐसी होती है, इसकी इतनी परसेंट, इसकी एक मीन होती है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, मीन की वैल्यू से स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे जाए या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाए तो 95% डाटा कवर हो जाता है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाए तो 99% हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं, और उनकी जो आपको जो मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो उसके अंदर आपकी पहली एज अ मैनेजर आपका जो पहला इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ कहाँ एसपीसी लगाऊं। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा वाला टेबल उधर काम करेगा, डाटा किस तरह का है हमारे पास, और आपने प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने हैं कि जी अगर आउट ऑफ लिमिट चला जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है प्रोसेस तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, एट दिस स्टेज आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट कि जी कंट्रोल चार्ट्स किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट करने हैं, दैट इज सफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि जी कंट्रोल चार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न हो तो उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी तक हम एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स बना रहे हैं ना, हमने देखा कि जी इधर हमने ये वाला कंट्रोल चार्ट देखा कि जी ये सारे के सारे पॉइंट्स चार्ट हुए हुए हैं। इसी तरह इससे पहले हमने एग्जांपल्स के अंदर और कंट्रोल चार्ट्स बना के देखे। अब हम देखेंगे कि जी इन पैटर्न से मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके हर कंट्रोल चार्ट की एक मीन वैल्यू या टारगेट वैल्यू होती है, उसकी एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, उसकी एक लोअर कंट्रोल लिमिट होती है। ठीक है, अब आपका अगर पैटर्न इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर, और इसको कह सकते हैं कि जी जो प्रोसेस है इट इज इन कंट्रोल। प्रोसेस का जो आप इसके अंदर आई डोंट नो इट्स मीन चार्ट या आर चार्ट, अगर एक्स बार चार्ट होता है मीन चार्ट होता तो इसका प्रोसेस का मीन जरा ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहा है, मगर नहीं विद इन दी लिमिट्स है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह का आपको ऊपर नीचे प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस तो होती हैं, वो आएंगी, और ये आपको चीजें इस तरह से ऊपर नीचे रैंडमली नजर आएंगी। इस तरह की अगर आपको पैटर्न नजर आ रहा हो कंट्रोल चार्ट के अंदर तो इट्स अ नॉर्मल पैटर्न, आपकी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर है प्रोसेस। आप कह सकते हो कि जी द प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, और ये जो वेरिएशन है ये नॉर्मल वेरिएशन है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, कोई असाइनेबल कॉज नहीं है अभी इसके अंदर, इट्स अ नॉर्मल बिहेवियर। अब इस तरह का प्लॉट आ जाए कि जी आपके पास पहले तो विद इन लिमिट्स था, एकदम से एक पॉइंट आ गया जो आउट ऑफ लिमिट चला गया। अब इसका मसला है कि देयर इज सम असाइनेबल कॉज, अब आपको इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, वन प्लॉट इज आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट्स, देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट फॉर द कॉजेस। process is not in control, the process is not in statistical control, the process is out of control। और अब आपको या तो ज़रूरत है प्रोसेस को स्टॉप करो और इन्वेस्टिगेट करो क्या प्रॉब्लम है, या तो प्रोसेस को चलते रहने दो और प्रोसेस में से देखो कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इट इज़ योर प्रेरोगेटिव, आपका डिसीजन है कि आप इसके बारे में क्या करते हो। अब दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जी कंसिस्टेंटली आपका प्रोसेस ऊपर जा रहा हो, 2-3 पॉइंट्स हों जो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हो, या कंसिस्टेंटली 2-3 पॉइंट्स हों जो नीचे आ रहे हो। आप कंट्रोल चार्ट प्लॉट कर रहे हो ना, आहिस्ता आपने एक डाटा लिया, उससे कंट्रोल चार्ट बनाया, अब आप हर घंटे बाद सैंपल लेते हो और उससे पॉइंट्स जो उसके पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करते हो। अगर वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो और इसके अंदर 5 पॉइंट्स ऐसे हों जो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो देयर इज समथिंग चेंजिंग इन योर प्रोसेस। अभी तक प्रोसेस आपका कंट्रोल में है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है, मगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका इंतज़ार ना करें कि जी पॉइंट आए आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस तरह के केस के अंदर यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि कोई मसला आ रहा है मशीन के अंदर, बंदे के काम के अंदर, किसी ऐसी वो हो रही है, एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट
विच इज़ डिग्रेडिंग द क्वालिटी, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है। अभी तक असाइनेबल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गया, मगर कंसिस्टेंटली वो ऊपर या नीचे जा रहे हैं पॉइंट्स, तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम आने से पहले इसको इन्वेस्टिगेट कर लें। 5 पॉइंट्स का अगर आपको पैटर्न कंसिस्टेंटली ऊपर या नीचे की तरफ नजर आए तो यू हैव टू बी अलर्ट कि क्या हो रहा है, क्यों आपका प्रोसेस का मीन शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह एक और पैटर्न के जी, पहले तो हमने 5 पॉइंट्स देखे ना कि कंसिस्टेंटली वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं या प्रोग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहे हैं 5 पॉइंट्स, या 5 पॉइंट प्रोग्रेसिवली नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब इस पैटर्न के अंदर यह है कि जी आपके 2 पॉइंट्स एकदम से लिमिट के करीब आ जाए, ये ऊपर भी जा सकते हैं कि जी 2 पॉइंट्स बिल्कुल एकदम से लिमिट के करीब आ जाए, इससे ऐसे हो जाए, तो ये इट इज समवॉट आप कह सकते हो अलार्मिंग। और इस केस के अंदर भी आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जी क्या हो रहा है, प्रोसेस क्यों इस तरह की आउटपुट दे रहा है। इसी तरीके से सेंटर लाइन के ऊपर रन ऑफ 5 अबव और बिलो द सेंटर लाइन, इन्वेस्टिगेट द कॉज। अब सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिवली बढ़ भी रहे हैं और सेंटर लाइन से ऊपर या सेंटर लाइन से नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से 5 पॉइंट्स आ जाए तो उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि क्या कॉज है। अब ये बिल्कुल इस तरह का बिहेवियर है तो इट इज एंटायरली इरेटिक बिहेवियर। आपका प्रोसेस बिल्कुल, आप कह तो सकते हो कि प्रोसेस अपनी कंट्रोल लिमिट्स के अंदर बना रहा है, मगर प्रोसेस के अंदर मसाइल हैं, प्रोसेस के को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है या प्रोसेस को रीअवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की आउटपुट जो बिल्कुल इरेटिक होती है, इट जस्ट सेज कि जी प्रोसेस अपनी लिमिट पे चल रहा है, कभी वो एक्सट्रीम लिमिट पे जाता है, कभी दूसरी एक्सट्रीम लिमिट पे आता है। प्रोसेस को स्टेबल चलना चाहिए मगर थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ चलना चाहिए। अब ये देखें, फिर से हम रिट्रेट करते हैं कि जी आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, देखें वेरिएशन आती है मगर थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आती है। एकदम से वेरिएशन आ जाए और पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, वो भी अलार्मिंग है। एक प्रोग्रेसिवली ऊपर और नीचे जा रहा तो वो भी अलार्मिंग है। एकदम से 2 पॉइंट्स बिल्कुल कंट्रोल लाइन के दरमियान, कंट्रोल लिमिट के करीब आ जाए, वो भी अलार्मिंग है। कंट्रोल लाइन जो सेंटर लाइन है उससे 5 पॉइंट ऊपर हो या 5 पॉइंट कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हो, वो भी अलार्मिंग है। और इस तरह का जो इरेटिक बिहेवियर है ये भी अलार्मिंग है। तो इन सारे पैटर्न्स को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है जब आप कंट्रोल चार्ट पढ़ रहे होते हो। जिस तरह ईसीजी पढ़ते हुए हम देखते हैं ना, डॉक्टर्स देखते हैं कि जी दिल का क्या हालत है, इस तरीके से हम हर इंडस्ट्री के प्रोसेस का, सर्विस प्रोसेस का हम ईसीजी कर सकते हैं कि जी क्या ये इन लिमिट है, कंट्रोल लिमिट में है या इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़ को, कि इसका मतलब कंट्रोल चार्ट हर जगह पे यूज़ होता है। एकेडमिक फैसिलिटीज़ के अंदर यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के अंदर यूज़ होता है, सर्विसेज बैंक्स के अंदर यूज होता है। इट इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ सर्विस, एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। आप कंट्रोल चार्ट उधर अप्लाई कर सकते हो। एज अ मैनेजर आपका डिसीजन है कि किस पॉइंट पे आपने इसको अप्लाई करना है, कौन सा वाला कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करना है। आपके पास एक वाइड अरे ऑफ कंट्रोल चार्ट्स हैं, उनसे आपकी मर्जी है कि जी मैं इस चीज़ पे कौन सा वाला कंट्रोल चार्ट लगाना चाहता हूँ। आप हर एक्टिविटी को, हर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को, हर प्रोडक्शन एक्टिविटी को और हर सर्विस एक्टिविटी को कंट्रोल चार्ट से मेजर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होती है। हमने इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल चार्ट्स का जो टॉपिक है वो ओवरऑल ख़त्म कर दिया। हमने देख लिया किस तरह के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जी हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी किस तरीके से मेजर कर सकते हैं या प्रोसेस की कैपेबिलिटी क्या होती है। हमने देखा था ना कि जी आपका प्रोसेस कैपेबल है भी कि नहीं। आपने एक चीज़ बनानी है इस प्रोसेस से, लेट्स से कि जी आपने एक प्रोडक्ट बनानी है या आपने एक सर्विस
प्रोवाइड करनी है एक प्रोसेस से। अब आप देखना चाहते हो कि ये प्रोसेस इस चीज़ के काबिल भी है या इस केपेबल भी है कि वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। अगर आप एक बच्चे से कहो कि तुमने दौड़ना है, छोटे बच्चे से, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना वो बच्चा इस काबिल भी है भागने के। इसी तरह से प्रोसेसेस की भी कैपेबिलिटी देखने के लिए हम उनकी मैयर करते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी, कि जो हम उनसे काम कराने जा रहे हैं वो कैपेबल भी हैं कि नहीं है। ठीक है। The natural variation of a process should be small enough to produce products that meet the standard requirements। जाहिरी बात है कि जी प्रोसेस के अंदर वेरिएशन थोड़ी होनी चाहिए ताकि जो आप उससे प्रोडक्ट्स आउटपुट पे ले रहे हैं वो ले सकें। A process is the process in statistical control does not necessarily meet the design specification। ज़रूरी नहीं है कि जी आप उससे जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मांग रहे हो प्रोडक्ट की वो मीट कर सके। तो वो जब आप डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, एक आपके पास सेट ऑफ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है कि हमें इस तरह की चीज़ निकालनी है इस प्रोसेस से, अब आप उस प्रोसेस को मैयर करोगे। इसके लिए प्रोसेस कैपेबिलिटी इज़ अ मैयर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस के अंदर नेचुरल वेरिएशंस होती हैं, हर प्रोसेस के अंदर नेचुरल वेरिएशन होती हैं। अब हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन होती हैं। इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी बता देता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स हमें बता देता है कि जो इस प्रोसेस के अंदर वेरिएशन है नेचुरल वेरिएशन है, और जो इससे आप प्रोडक्ट निकालने जा रहे हो उसके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये प्रोसेस कितना कैपेबल है। आइदर इट इज़ कैपेबल और इट इज़ नॉट कैपेबल, ये आपको बता देता है। कैपेबिलिटी किस तरीके से फाइंड हो जाती है? कैपेबिलिटी आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास दो तरीकों से फाइंड होती है। एक प्रोसेस कैपेबिलिटी रेशो है जिसको हम सीपी कहते हैं, एक और रेशो है जिसको हम सीपी के कहते हैं। ठीक है। सीपी क्या कहता है? ये आपको अपर स्पेसिफिकेशन और लोअर स्पेसिफिकेशन आप बताओगे कि जी हम इस प्रोसेस से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर इस प्रोसेस की एक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आप इससे क्या बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आप अपर स्पेसिफिकेशन, आप एक प्रोसेस से 15 इंच का डंडा बनवाना चाहते हैं कि जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने 15 इंच का एक आयरन रॉड बनाना है, 15 इंच, और उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है कि जी ±1 इंच हो सकता है। ठीक है। ये आपकी स्पेसिफिकेशन है कि जी मैं 15 बनाना चाहता हूँ, ±1 इज़ द मैक्सिमम, प्लस इससे 1 इंच से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और 1 इंच से और ज़्यादा नहीं हो, यानी कि 16 से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और 14 से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये अब आपकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है। अपर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन 16 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लोअर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि 14 से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हर चीज़, हर प्रोसेस से जो आप आउटकम ले रहे होते हो उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपको पता होती है। उसकी थोड़ी लिमिट वाली, उसकी मिनिमम लिमिट ये है, उसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, और फिर आप उस प्रोसेस की आउटपुट को मैयर करते हो कि उस प्रोसेस से उस प्रोसेस की जो आउटपुट है वो उसकी वेरिएशन है ना, उससे आप उस प्रोसेस से बहुत सारे डंडों को बनवाओगे और उनको मैयर करोगे, उससे आपके पास एक प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, और वो वैल्यू जब हम इसके अंदर यूज करेंगे तो हमें सीपीके की वैल्यू आ जाएगी कि जी सीपी वैल्यू क्या है प्रोसेस की। अ केपेबल प्रोसेस मस्ट हैव अ सीपी ऑफ एटलीस्ट 1। ठीक है। सीपी ऑफ एटलीस्ट 1 ये है कि जी जो आपकी अपर लोअर कंट्रोल लिमिट और जो अपर लोअर स्पेसिफिकेशन एंड अपर स्पेसिफिकेशन है उसके दरमियान में रहेगा, ये जस्ट दरमियान, उसकी फैलाव इतना ही है कि वो उस स्पेसिफिकेशन के अंदर अंदर चीजें बनाएगा। ठीक है। उससे ज्यादा जब हो जाएगा फैलाव, अगर सीपी वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका फैलाव ज्यादा है। स्पेसिफिकेशन लिमिट्स
कम है और उसका फैलाव ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रोपोर्शन होगी जो डिफेक्टिव होगी। डज नॉट लुक एट हाउ वेल द प्रोसेस इज सेंटर्ड इन द स्पेसिफिकेशन रेंज, इसके अंदर ये नहीं देखता कि जी किस तरह से सेंटर हुआ है, दरमियान में है या ज़रा ऑफ सेंटर है। ऑफन द टारगेट वैल्यू ऑफ CP 1.33 is used to allow for off center processes। अगर आपके प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आ रही है तो उस केस के अंदर ऐसा प्रोसेस आप सिलेक्ट करें जिसका CP वैल्यू 1.33 है। 6 सिग्मा क्वालिटी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं जिनका CP इंडेक्स 2 हो, ठीक है। लोअर स्पेसिफिकेशन, अपर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब एक ऐसा प्रोसेस है जो बस इसकी लिमिट के अंदर बना रहा है, उसका फैलाव इतना ही है जितना स्पेसिफिकेशन है, तो उसका CP वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब एक ऐसा प्रोसेस है जिसका CP इंडेक्स 0.13 है, तो वो उसका फैलाव कम है, ठीक है, तो वो जरा सा भी ऑफ सेंटर हो सकता है एंड स्टिल इट कैन प्रोड्यूस विद इन दीज लिमिट्स। आपको 6 सिग्मा इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसे प्रोसेसेस चाहिए होते हैं जिनका फैलाव बहुत कम हो, यानी कि उनका मीन शिफ्ट भी हो जाए तो फिर भी वो उन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर बनाए, ठीक है। अब किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि जी आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि जी प्रोसेस उन्होंने डिज़ाइन ये किया है कि जी आपने कोई एक्टिविटी करनी है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ये है कि ये वाला जो काम या ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 210 प्लस माइनस 3 मिनट के अंदर प्रोवाइड करनी है। दीज आर दी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन कि जी हमारी कंपनी चाहती है कि हम अपने कस्टमर को ये सर्विस या ये प्रोडक्ट इतने टाइम में पहुंचाएं। आपने बनाई, आपने उस प्रोसेस को शुरू किया या उस सर्विस को प्रोवाइड करना शुरू किया, आपने देखा जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका मीन टाइम इतना है और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर अपर स्पेसिफिकेशन के लिए जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है उधर से डालोगे, लोअर स्पेसिफिकेशन आपके पास आ गई, आपने प्रोसेस की स्टैंडर्ड डेविएशन देखी वो आपने डाल दी और आपने ये वाला CP का इंडेक्स देखा और कहा कि जी इसका 1.932 आ रहा है। दिस जो आपने प्रोसेस, आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो की थी और उसके लिए जो आपने प्रोसेस इंप्लीमेंट किया है, दैट प्रोसेस इज केपेबल, और जो आपने डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उस प्रोसेस को जो इंप्लीमेंट किया है, दैट प्रोसेस इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट सर्विस और दैट एक्टिविटी टू द कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि either process is capable और process is not capable, ठीक है। अभी तक एट दिस स्टेज में आपको बताता हूं कि जी हम कह रहे हैं ना कि सिग्मा, प्रोसेस का सिग्मा हमें पता होगा, प्रोसेस की मीन हमें पता होगी, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास लेट्स से कि जी इस तरह पूरा आपके पास डाटा है कि जी हमने पहला काम जो किया था वो इतने, उसमें इतना वजन था या वो इतने टाइम में हुआ, दूसरा काम किया था वो इतने टाइम में हुआ, तीसरा इतने टाइम में या वजन में हुआ, तो ये सारे का सारा आपके पास डाटा होगा ना। आपने एक डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की हुई है कि यार इतने टाइम में मैक्सिमम और मिनिमम इतने टाइम में आपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, या आपने एक डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दी है कि मैक्सिमम वेट इतना होना चाहिए और मिनिमम वेट इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि जी किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने उसके लिए कोई मशीन लगाई या उसके लिए कोई सर्विस के लिए कोई एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट की, उनको अब आपने देखना है कि जी उनका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है। आप उस सर्विस को लगा दें और देखें कि जी एक कस्टमर को वो कितनी देर में सर्विस दी गई है, या आप उस मशीन को लगा दें और देखें कि उस मशीन से हर डब्बे में कितनी चीज़ें या कितना वेट भरा गया है। मेरे पास इधर एक एग्जांपल है कि जी आप समझें कि आपने एक बॉक्स के अंदर
कुछ कुछ चीज भरनी है, ठीक है। आपने एक अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट बता दी है कि इस वजन से ज्यादा नहीं भरना, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट बता दी है कि इस वजन से कम नहीं भरना, ठीक है। अब आपने उस मशीन से उस डिफरेंट डब्बों के अंदर डिफरेंट डब्बों के अंदर फिलिंग की, और आपने जो भी लेट्स से कि जी जितना भी उसने भरा, हमारे केस में मेरे पास इधर सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं, उसने 1000 भरा, 2000 भरा, 3000 भरा, तो उसमें से आपने सैंपल लेके या सारी पॉपुलेशन का अगर आपके पास डाटा है, उसको आपने कैसे बताना है यार इस मशीन की मीन वैल्यू ये है और इस मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। हम कैसे कर सकते हैं, हम ये डिफरेंट, आपके पास अगर डाटा हो, हमारे पास ये थोड़ा सा डाटा है कि जी पहली दफा जब हमने भरा उससे तो उसने 90 ग्राम भरा, दूसरी दफा इतने ग्राम, तीसरी दफा इतने। इट कैन बी the entire population of this machine or it can be a simple sample। मेरे ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आपने मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो आप उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा डाटा लें, कोई 300, 400, 500, 1000 तक की आपके पास डाटा हो, तो फिर आप मशीन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। मैंने इधर थोड़ा सा डाला हुआ है जस्ट टू शो यू कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोसेस का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आपके पास डाटा है, आप उसको एक्सेल के अंदर डालें, एक्सेल के अंदर जाके आप डाटा टैब में जाएं, डाटा टैब के अंदर एक एनालिसिस टैब होगा, सब टैब, उस डाटा एनालिसिस में जाएं, आप उसको कहें कि जी तुमने मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करके देने हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ओके किया, वो कहेगा कि जी आपने किस चीज़ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक करना है, मुझे इनपुट बताओ, रेंज, इनपुट रेंज दो। आप इधर से ये किया, एंटर दबाएं और आप इसको कहो मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स दे दो और मुझे नई शीट के अंदर दे दो, वरना तो आपने अगर इसी शीट के अंदर दिलवाना है तो आप इधर से जाके सेल सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी किस शीट पे आपने कहा। मैंने इसको कहा कि मुझे नई शीट पे दे दो, मैं ओके करता हूं, उसने नई शीट पे मुझे बता दिया कि जो तुमने मुझे डाटा दिया था उसकी मीन वैल्यू ये थी और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये थी। तो जब आपके पास हिस्टोरिकल डाटा होता है तो आप उससे निकाल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसलिए मैं आपको बार बार पहले बता रहा था कि जी यू हैव दिस वैल्यू, यू हैव दिस वैल्यू कि जी आप इसको आपके पास एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, वो तो आपने डिजाइन के टाइम पे कर ली ना, आपके पास एक सिग्मा की वैल्यू है और ये आप वैल्यू निकाल सकते हो हिस्टोरिकल डाटा से। किस तरह से निकाल सकते हो मैंने आपको अभी शो कर दिया एक छोटे से उस पे एग्जाम्पल में। अब सीपी के इंडेक्स क्या होता है, हमने तो अभी सीपी इंडेक्स पढ़ा है ना। सीपी इंडेक्स सिर्फ आपको ये बताता है कि जी आइदर द प्रोसेस इज केपेबल और द प्रोसेस इज नॉट केपेबल। अब सीपी की वैल्यूज हैं, सीपी की वैल्यूज 1 है तो प्रोसेस इज केपेबल, सीपी की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि 0.5, 0.6, 0.7, 1 से कम हो तो आपका प्रोसेस केपेबल नहीं है उन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को मीट करने के लिए जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीपी इंडेक्स आपका 1 से ज्यादा हो तो फिर तो वो इट इज एक्सट्रीमली केपेबल, और इट इज इन एक्सट्रीमली केपेबल तो नहीं मगर इट इज मोर देन केपेबल। 1.1 हो, 1.2 हो, 1.3 हो, इसी तरह जो 6 सिग्मा क्वालिटी होती है दैट रिक्वायर्स अ सीपी इंडेक्स ऑफ एटलीस्ट 2, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर वेरिएशन बड़ी कम होती है और उसका जब मीन और रेंज चेंज भी हो तो फिर भी वो वेरिएशन इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के अंदर ही रहती है, ठीक है। अब सीपी के इंडेक्स क्या होता है, सीपी के इंडेक्स का फॉर्मूला जरा डिफिकल्ट सा लगता है मगर इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है इन दोनों में से, इन दोनों की वैल्यू आपने निकालनी है और उनमें से जिसकी कम वाली वैल्यू होगी वो उस प्रोसेस का सीपी के इंडेक्स होगा। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स डिजाइन करते वक्त आपके पास मौजूद होगी कि जी ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिमिट है। लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट आपके पास मौजूद है डिजाइन करते हुए कि जी हमने ये डिजाइन किया हुआ है, इसकी अपर ये है, लोअर ये है। अब एक्स बार की वैल्यू अभी और ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोसेस की,
अभी अभी हमने पीछे एक्सेल से निकाली और पहले भी हम निकालते रहे हैं। आपको वो मीन भी दे रहा था, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रहा था, अभी पिछली एक्सेल की शीट के अंदर मीन भी दे रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रहा था। तो जब आप किसी प्रोसेस से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस से पहले काम कराओ। काम किया, उस प्रोसेस ने करता गया, उसकी आउटपुट जो निकली उसको आपने एवेल्युएट किया और फिर देखा कि जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो इसकी आउटपुट है, क्या ये इस चीज के काबिल है या केपेबल है ये प्रोसेस के जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अंदर, वो ये कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। CPK इंडेक्स क्या करता है? measures the difference between the desired and the actual dimensions of good produced. The capable process must have a CPK of at least 1. A capable process is not necessarily in the center of specification, but it falls within the specification limits at both extremes. अब CPK जो है उसी तरीके से आप देखें, कैलकुलेट करें इन दोनों में से जौन सी मिनिमम वैल्यू आएगी वो प्रोसेस की CPK के इंडेक्स आती है। ये आपको एक प्रॉब्लम एग्जांपल दी हुई है आपके चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर, तो आप उसके अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड दैट आउट। सीपी इंडेक्स सिर्फ हमें बता रहा होता है डिस्पर्शन के बारे में। सीपी के इंडेक्स हमें प्रोसेस की लोकेशन के बारे में भी बता रहा होता है कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन से कितना आगे या कितना पीछे बना रहा है। नेगेटिव नंबर्स में अगर आएगा सीपी के इंडेक्स तो ये इसकी अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ये इसकी लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। जो आप प्रोसेस से आपने प्रोसेस डिजाइन करते हुए स्पेसिफिकेशन लिमिट्स बताई थी कि जी हम मिनिमम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आपने प्रोसेस को चलाया, उससे आउटपुट जो निकली उस आउटपुट को आपने चेक किया, उस पे सीपीके लगाया तो आपको पता चल गया कि यार नेगेटिव साइड पे है। तो वो बहुत सारा जो प्रोसेस है वो बहुत सारी चीजें, इतनी जो चीजें हैं वो सिर्फ स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर बना रहा है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लिमिट्स बना रहा है। तो सीपीके ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती है कि जी वो किस जगह पे है और कितनी चीजें, वो क्या उसकी डिस्पर्शन है और वो किस जगह पे खड़ा हुआ है। सीपी इंडेक्स तो सिर्फ आपको डिस्पर्शन के बारे में बता रहा था ना कि जी जो आपने स्पेसिफिकेशन लिमिट्स दी हैं उसके अंदर उसकी डिस्पर्शन है कि नहीं है। 0 होगा तो वो एक्सट्रीम लिमिट पे उसकी मीन वैल्यू होगी, यानी कि देयर इज 50% चांसेस कि वो सही चीजें विद इन स्पेसिफिकेशन बना रहा है और 50% चांसेस हैं कि वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बना रहा है। बिटवीन 0 to 1 होगी तो वो इस तरह से होगा, विच मीन्स कि कुछ पोर्शन ऑफ चीजें हैं जो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बन रही हैं। सीपीके 1 का होगा तो इसका मतलब है कि उसकी जो डिस्पर्शन और उसका जो मीन है वो विद इन दी स्पेसिफिकेशन लिमिट है। इससे ज्यादा होगा ग्रेटर देन 1 तो उसकी इस तरह की, अब इस प्रोसेस का मीन शिफ्ट भी हो जाए थोड़ा बहुत तो ये विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स बनाएगा। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर देख लिया कि जी कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, हमने ये देख लिया कि जी डिफरेंट प्रोसेस की कैपेबिलिटी मेजर करने के इंडेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कंट्रोल चार्ट्स आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए बनाने पड़ते हैं। प्रोसेस की कैपेबिलिटी आपको देखने तब चाहिए होती है कि जो आप उससे चाह रहे होते हो, फिर आप उसको मेजर करते हो कि यार ये कैपेबल भी है कि नहीं, जो मैं इससे चाह रहा हूँ ये बना भी सकता है कि नहीं बना सकता। अब हम देखते हैं कि जी सैम्पलिंग प्लान क्या होता है या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होती है, कि जी आप सैंपल करते किस तरीके से हो। अभी तक तो हम कह रहे हैं ना 1000 चीजें हैं तो उनमें से 4 का सैंपल लो, 20 दफा लो, 25 दफा लो, 5 का सैंपल 20 दफा लो, 25 दफा लो। ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि जी हमने कितने साइज का सैंपल लेना है और कितनी दफा लेना है। ये सारी की सारी आपकी सैंपलिंग पॉलिसी के अंदर आते हैं। इसको एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होती क्या है, let's start from a quality testing used to improve material or finished goods. Take sample at random from a lot shipment of items, inspect each of the items in the sample, decide whether to reject the whole lot based on the inspection result. Only screens lot does not drives quality improvement efforts.
एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग जो होती है वो बेसिकली जब आप कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रहे होते हो अपने सप्लायर से, तो उस पॉइंट पे आप सैम्पलिंग उसके करते हो। क्या किया जाता है कि जी आपके सप्लायर ने आपको एक ट्रक भर के भेज दिया। लेट से कि जी आपके सप्लायर ने आपको एक ट्रक भर के आम भेज दिया। अब आपने उन आमों को किसी और प्रोसेस में यूज़ करना है, मगर आपके सप्लायर ने आपको आम भेज दिए एक ट्रक भर के। अब आप सारे आम तो पकड़ के नहीं चेक कर सकते ना कि ठीक है कि नहीं है, या सारे फ्रूट जो अगर कोई इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें आ रही हो तो हर चीज़ को तो नहीं आप चेक कर सकते ना कि ठीक है नहीं है। फिर आप क्या करते हो, आप उसमें से सैंपल लेते हो और उस सैंपल को आप चेक करते हो कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, अगर ख़राब है तो फिर मसला होगा। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग तब हम करते हैं कि जी आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आ रही हो, उसमें से आप थोड़ा सा सैंपल लेते हो। अगर वो आपको सैंपल ठीक लगता है तो आप पूरे का पूरा लॉट या पूरे का पूरा ट्रक आप वो कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर वो आपको सैंपल अच्छा नहीं लगता, आप पूरे का पूरा ट्रक या पूरे का पूरा लॉट रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ये है। इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, मगर आपका ओवरऑल एक स्क्रीनिंग हो जाती है। अब अगर आपका जो लॉट रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपने सैंपल निकाला, सैंपल को सिलेक्ट किया और क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। अब आपके पास दो वो हैं आउटकम्स, या तो आप पूरे के पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दो, या तो आप उसको फिर 100% उसकी इंस्पेक्शन करो। अब हम किस तरीके से देख सकते हैं कि जी हम कितना सैंपल लें। ये तो सैंपल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग तो ये हो गई ना कि जी आपने कोई चीज़ लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, किस तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है शोज हाउ वेल अ सैम्पलिंग प्लान डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन गुड एंड बैड लॉट। सैम्पलिंग प्लान ये होता है कि जी आप डिसाइड करते हो कि मैं सैंपल साइज जो होगा वो मैं 5 चीज़ों का देखूंगा, और उनमें से अगर 3 चीज़ें ख़राब हुई तो मैंने सारे का सारा जो लॉट है उसको मैंने रिजेक्ट कर देना है। अगर उन 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें ख़राब हुई तो मैं उस लॉट को एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग तो एक प्रोसीजर था ना कि जी चीज़ आई, आपने उसको चेक किया, अगर सही निकली तो ठीक है, अगर ख़राब निकली तो क्या करना। वो तो एक प्रोसीजर आपको एक्सेप्टेंस का पता चल गया। और जो सैम्पलिंग प्लान होता है, सैम्पलिंग प्लान या सैम्पलिंग पॉलिसी वो बताती है आपको कि क्या पैरामीटर्स हैं कि इतनी चीज़ें हैं तो उनमें से इतना तुम सैंपल लो, और उस सैंपल में से इतनी चीज़ें अगर ख़राब हुई तो तुमने एक्सेप्ट करना है, अगर इतनी चीज़ें ख़राब ना हुई या उससे कम चीज़ें ख़राब हुई तो आपने लॉट को इतनी चीज़ें 5 का सैंपल लिया, 5 में अगर 3 चीज़ें ख़राब हैं तो लॉट को रिजेक्ट करो, अगर 5 में से 2 चीज़ें ख़राब हैं तो लॉट को एक्सेप्ट कर लो। तो ये सारे की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व से निकलती है। हर सैम्पलिंग प्लान, हर सैम्पलिंग पॉलिसी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। सबसे आइडियल केस ये है कि जी आपके पास एक ऐसा सैम्पलिंग प्लान हो जो फौरन तेज़ी से बता दे कि जी ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ नहीं ख़राब। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। ऑपरेटिंग कर्व आपको शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट एंड इट्स क्वालिटी लेवल। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का क्या है कि जी एक कट ऑफ आप आइडेंटिफाई कर देते हो कि अगर इतनी चीज़ें ख़राब हुई सैंपल में से तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, अगर उससे कम चीज़ें ख़राब हुई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। नॉर्मली एक्सेप्टेंस किसी भी सैम्पलिंग प्लान का एक ऑपरेटिंग कर्व होता है। ठीक है, सैम्पलिंग प्लान ये होता है कि जी मैं सैंपल का जो साइज है मैं 5 लूँगा, 5 चीज़ें लूँगा, उनमें से अगर 2 चीज़ें ख़राब हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर उनमें से 3 चीज़ें या 2 या 2 से कम चीज़ें ख़राब हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अगर 3 से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा। ये पूरे का पूरा सैम्पलिंग प्लान बन गया ना कि जी मैं
इतनी चीज़ों में से इतने का सैंपल लूंगा, 2 खराब हुई या उससे कम खराब हुई तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, 3 खराब हुई तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। हर सैम्पलिंग प्लान का एक सैम्पलिंग कर्व होता है। अब इसके अंदर एक चीज होती है एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल, AQL, LTPD, ये भी हम देखते हैं। ओवरऑल आपको ये बता रहा होता है कि इसके अंदर इस सैम्पलिंग प्लान का क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है या क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब इसके अंदर ये है कि जी इतने % अगर खराब होगा तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी गुड लॉट, इतने % अगर वो खराब होगा तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी बैड लॉट, परसेंटेज डिफेक्टिव। इसके अंदर एक वैल्यू होती है अल्फा एंड एक वैल्यू होती है बीटा। इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स रिस्क, कि जी अल्फा की वैल्यू वो आपको बताती है कि यार इस सैम्पलिंग प्लान से आपका एक डिसीजन निकला, उस डिसीजन की क्या प्रोबेबिलिटी है गलत होने की। प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या होता है कि जी आपकी चीजें तो ठीक हैं मगर आपके सैम्पलिंग प्लान ने बता दिया कि चीजें खराब हैं। कंज्यूमर रिस्क ये होता है कि जी आपकी चीजें खराब है मगर आपके सैम्पलिंग प्लान ने आपको ये चीज नहीं बताई। ठीक है। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट क्या होती है? क्वालिटी लेवल AQL, ये हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखी ना, डिफरेंट AQLs एंड LTPD क्या होता है। एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल ये होता है द पुअरेस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट। ठीक है। एज अ customer, what is the poorest quality that you are willing to accept? तो उसको हम AQL, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि जी ठीक है, इतने पर जो है ऑलमोस्ट हमारे पास अगर डिफेक्टिव इतनी चीजें आ जाती हैं तो ठीक है, हम 100 में से 2 चीजों को डिफेक्टिव, 2 चीजों की डिफेक्टिव को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है। लॉट टॉलरेंस, परसेंटेज डिफेक्टिव, क्वालिटी वीक कंसिडर बैड, कंज्यूमर बायर does not want to accept lot with more defects than LTPD। अब इसके अंदर ये है कि जी इससे ज्यादा तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, LTPD से ज्यादा हम कर ही नहीं सकते, इससे कम को हम बर्दाश्त इतना हम ओके, अगर 100 में से 2 खराब हो सकते हैं तो ठीक है, दिस इज दी AQL, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। 2 तक ओके, 7 से ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो ये LTPD होती है कि जी लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्टिव। इससे ज्यादा आपका जो कंज्यूमर है, अगर आप उसको 100 चीजें दे रहे हो तो 100 चीजों में से 7 से ज्यादा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसके दरमियान में कोई ना कोई वैल्यू होगी। जिस तरह हमने सैम्पलिंग प्लान में बताई थी ना कि जी इतनी या इससे कम हो तो एक्सेप्ट है, इतनी या इससे ज्यादा होंगी तो रिजेक्ट होंगी, तो उसके अंदर तो बहुत कम लिमिट मैंने बना दी थी। तो इस सैम्पलिंग प्लान के अंदर क्या होगा कि जी हमने लेट से कि जी 6 चीजें ली हैं, 6 चीजों में 20 चीजें ली हैं, उनका सैंपल लिया है, 20 में से अगर 2 या 2 से कम है तो इट इज एक्सेप्टेबल, और अगर 7 या 7 से ज्यादा चीजें खराब हैं, 7 या 7 से ज्यादा चीजें खराब हैं तो इट इज रिजेक्टेड। अब ये जो दरमियान में रीजन है इट इज इनडिफरेंस जोन। ठीक है, ये आपकी AQL हो गई, ये आपकी रिजेक्शन हो गई, और इसके दरमियान में जो रीजन आ रहा है वो आपका इनडिफरेंस रीजन आ रहा है। तो हर कंज्यूमर, जब भी आप कोई सैम्पलिंग प्लान बनाओगे, आपके सप्लायर ने आपको एक चीज भेजी, आपने उस चीज को चेक करना है। आपके दिमाग में होगा यार ये मेरी इस चीज में अगर इतनी चीजें खराब हुई तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इससे ज्यादा खराब हुई तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये जो 2 लिमिट्स हैं ये AQL एंड LTPD से रिप्रेजेंट होती हैं। अब प्रोड्यूसर रिस्क क्या होता है और कंज्यूमर रिस्क क्या होता है? प्रोड्यूसर रिस्क ये होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ गुड लॉट, probability of rejecting a lot when the fraction defective is at or above the AQL level। अब आपकी प्रोड्यूसर रिस्क ये होता है कि आपने एक चीज भेजी अपने कस्टमर को,
ठीक है। हर सैम्पलिंग प्लान के अंदर एक प्रोड्यूसर रिस्क होता है, एक कंज्यूमर रिस्क होता है। सैम्पलिंग प्लान क्या करता है, आपके पास कोई चीज आई, उसमें से सैंपल लेता है और लिमिट्स बताता है, इतनी सही हुई तो एक्सेप्ट करेंगे, इतनी खराब हुई तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हर सैम्पलिंग प्लान का एक उसके अंदर प्रोड्यूसर रिस्क होता है, एक कंज्यूमर रिस्क होता है। प्रोड्यूसर रिस्क ये होता है कि जी पूरे लॉट जो था उसके अंदर आपने सही चीजें भेजी हैं, मगर उस सैम्पलिंग प्लान की वजह से अगर लेट्स से कि जी सारी गलत खराब चीजें एक ही उसी सैंपल के अंदर आ गई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जी चीजें 4 तक इज द AQL, 7 इज द LTPD। अब आपने क्रेट लिया, उसके अंदर 7 की 7 चीजें खराब है और बाकी सारे लॉट के अंदर चीजें ठीक हैं। तो ये क्या होता है, प्रोड्यूसर रिस्क हो जाता है कि जी लॉट तो विद इन लिमिट है, मगर जो पहला ही क्रेट था या जो पहला ही सैंपल था उसी के अंदर सारी खराब चीजें आ गई। तो इसको कहते हैं कि जी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ लॉट when its quality is in the acceptable limits, तो उसको प्रोड्यूसर रिस्क कहते हैं। कंज्यूमर रिस्क इसका ऑपोजिट होता है कि जी आपका लॉट के अंदर तो जो आपने सैंपल लिया उसके अंदर तो चीजें ठीक थी, लॉट के अंदर खराब निकल आई, तो वो कंज्यूमर रिस्क होता है कि जी लॉट के अंदर खराब चीजें थी, ज्यादा खराब चीजें आ गई हैं, मगर सैंपलिंग प्लान से हम उसको पकड़ नहीं सके। तो हर सैंपलिंग प्लान का अपना एक प्रोड्यूसर रिस्क होता है, एक कंज्यूमर रिस्क होता है, अल्फा बीटा वैल्यू होती है। हर उसका सैम्पलिंग प्लान का अपना एक कर्व होता है, वो कर्व इस तरीके से होता है, उसके अंदर एक प्रोड्यूसर रिस्क होता है, उसके अंदर एक कंज्यूमर रिस्क होता है, उसके अंदर मिनिमम एक्सेप्टेबल एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं, उससे ज़्यादा होंगी तो वो खराब, उससे ज़्यादा होंगी तो वो रिजेक्ट किया जाएगा। डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान इस तरह के नज़र आते हैं। इससे क्या समझ आ रही है कि आप पूरे लॉट में से 50 चीज़ों का सैंपल लोगे और अगर एक चीज़ ख़राब हुई तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपके पास 100 चीज़ों का सैंपल ले रहे हो, उसके अंदर 2 चीज़ें ख़राब हुई तो उसको रिजेक्ट कर दोगे। अगर आप 200 चीज़ों का लोगे तो वो ज़्यादा इस तरह होगा। सैम्पलिंग प्लान का जो ये ग्रेडियंट होता है ना, जो इसकी घूमना जो इसकी डिप होता है, वो जितना तेजी से है वो उतना अच्छा सैम्पलिंग प्लान होता है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जी ये जल्दी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सक रहा अच्छे और बुरे के अंदर। ये क्या है, ये रिलेटिवली ज्यादा तेजी से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अच्छे और बुरे लॉट के अंदर। जितना ऑपरेटिंग कर्व तेजी से नीचे आता है वो उतना अच्छा होता है अच्छे और बुरे लॉट के अंदर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। मगर फिर उसके अंदर क्या करना पड़ता है, आपको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है। आप n को 200 कर दोगे और c की कोई वैल्यू के जी इतनी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो वो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग कर्व्स मिल जाते हैं। हर सैम्पलिंग प्लान का अपना ऑपरेटिंग कर्व होता है, उससे आप उसकी हर ऑपरेटिंग कर्व के अंदर आपको AQL वैल्यू मिलती है, उसकी AQL वैल्यू होती है, उसकी LTPD होती है, उसकी अल्फा होती है, उसकी बीटा होती है, ठीक है। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी क्या होती है? एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी बेसिकली if a sampling plan replaces all defective, if we know the incoming percentage defective for the lot, we can compute the average outgoing quality in percentage defective. The maximum AOQ is the highest percentage defective and is the average outgoing quality. अब AQL जो होती है वो is the highest percentage defective चीजें आप जितनी भी जो कुछ आप बना रहे हो, जो एवरेज आपकी आउटगोइंग, लेट्स से कि जी सप्लायर की AQL क्या है, सप्लायर आपको पहुंचा रहा है ना, तो एक सप्लायर की एक AQL होगी, दूसरे सप्लायर की दूसरी AQL होगी कि जी उसकी एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी क्या है। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी कंप्यूट की जा सकती है AQL से। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली ये डाटा आपके पास होता नहीं है कि जी ट्रू परसेंटेज डिफेक्टिव कितना था लॉट के अंदर। ट्रू परसेंटेज डिफेक्टिव क्या होता है कि जी एग्जैक्टली आपको पता हो कि 100 का लॉट है, इसके अंदर 20 चीजें खराब है। नॉर्मली ये पता नहीं होती। आपको सैम्पलिंग प्लान से आपको एक कुछ खास हद तक तो आइडिया हो जाता है, मगर
ट्रू वैल्यू मुश्किल होती है until you do 100% इंस्पेक्शन। आप हर चीज को चेक करो तो तभी आप उसकी ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ सैंपल, इट इज represented by P and N is the number of items in the lot, N is the items in the sample। पूरे लॉट के अंदर 100 चीजें हैं, उन 100 चीजों में से आपने 2 का सैंपल लिया है तो उसको N कहते हैं। जो लॉट का नंबर है उसको हम कैपिटल N, आइटम्स इन दिस लॉट उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैंपल है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। हर सप्लायर का हम AQL फाइंड कर सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जो विच इज डिफिकल्ट टू कम बाय। इस तरीके से हम AQL की वैल्यू, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी हम बेहतर कर सकते हैं कि अगर हम सैंपल लेके उसके अंदर जो डिफेक्टिव चीज़ें हैं उनको रिप्लेस कर दें, कि जी हमने सैंपल लिया, उसके अंदर जो परसेंटेज डिफेक्टिव निकली है उसको हम सही चीज़ों से रिप्लेस कर दें, तो आप अपनी एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी बेहतर कर सकते हो। इंस्पेक्शन आजकल नॉर्मली इट इज़ पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू हैव 100% इंस्पेक्शन। नॉर्मली जो कंप्यूटर बेस्ड इंस्पेक्शंस होती हैं वो 100% इंस्पेक्शन होती है। आपकी एक चीज़ आती है, उसको कैमरे के अंदर कैमरा उसकी तस्वीर लेता है और उस तस्वीर को देखता है कि जी इज इट इन द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड और नॉट। मगर प्रॉब्लम यह है कि जी हर प्रोसेस के अंदर इस तरीके की ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन नहीं की जा सकती। इसके लिए जो सिस्टम होता है, हर प्रोडक्ट के लिए एक इंडिविजुअल सिस्टम, अगर आपने फ्रूट्स यानी आम की क्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए एक पूरा अपना इसी तरह का सिस्टम होगा। रोटी की करनी है, समोसे की करनी है, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट सिस्टम्स होंगे जो अगर आपने 100% इंस्पेक्शन करनी है। इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस, इट इज़ अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोसेस। हर चीज हर केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। इस केस के अंदर देखें, छोटी चीजें हैं जो आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो, कभी कभी बहुत बड़ी चीज होती है उसको आप कैसे इंस्पेक्ट करोगे, तो इट हैज सर्टेन लिमिटेशन। ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन होती है मगर इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑल सिचुएशंस। अभी तक हमने देख लिया कि जी हम किस तरीके से प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। हमने ये देख लिया कि जी किस तरीके से हम किसी प्रोसेस की कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि जी किस तरीके से हम सैंपल का प्लान बनाते हैं और सैंपल का, हर सैम्पलिंग प्लान का एक ऑपरेटिंग कर्व होता है। अब ये जो सैम्पलिंग प्लान का ऑपरेटिंग कर्व का जो डिस्कशन हमने की, उसके अंदर हमने देखी अल्फा बीटा क्या होती है, मिनिमम एक्सेप्टेबल एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल AQL क्या होती है, LTPD क्या होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमने डिसाइड करनी होती हैं। जब हम डिसाइड करते हैं, सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं, तो उसका एक ऑपरेटिंग कर्व बनता है जिसके अंदर आप सैंपल का साइज बताते हो और C की वैल्यू बताते हो कि जी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अभी तक हमने 7, 6 एंड 6S के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू क्वालिटी उनको हमने डिस्कस कर लिया। हमने क्वालिटी की फिलॉसफीज देख ली, टेक्निक्स देख ली, टूल्स देख ली, SPC को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया है। हमने प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकालना सीख ली। अब इसके अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी थीं जिस तरीके से ऑपरेटिंग कर्व का सिर्फ इधर इंट्रोडक्शन दिया है। कंप्लीट जो पॉलिसी सिलेक्शन होती है ना, सैम्पलिंग प्लान, इट कम्स अंडर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट्स अ ग्रेजुएट लेवल कोर्स कि जी आपने कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। कभी कभी आपको इस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बता दिया जाता है कि अगर पॉपुलेशन इतनी है तो उससे कितना सैंपल लेना है, मगर ओवरऑल सैंपल की सिलेक्शन या जो सैम्पलिंग प्लान होता है उसका डिज़ाइन, वो सारे का सारा हम क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ते हैं जो एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। I think for today's lecture, the amount of information that we have discussed today, it's enough. Until next time, this is Dr. Fahad Amjad. Allah Hafiz.